मून। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि मतलब ज्योत्सना मैम, यू आर ऑलरेडी द को होस्ट। सो कि बीच में सन है, सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है और अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है। मतलब अर्थ जो है सन की सैटेलाइट है और मून जो है अर्थ का सैटेलाइट है, अर्थ का राउंड। तो ये मून जो है अर्थ का एक राउंड करने में कितना टाइम लेता है? ट्वेंटी 28 डेज। तो ऐसा करते हैं, अब हम ये फॉर्मेशन और ये मतलब आप ये देख सकते हैं कि ना तो अर्थ की खुद की लाइट है ना मून की खुद की लाइट है, सारी लाइट सन से आ रही है। तो अब यही फॉर्मेशन हम अपने बोर्ड पे करके दिखाते हैं। तो वंस अगेन हम टैब पर जाएंगे और मैं टैब को स्पॉटलाइट करती हूँ। लाइट तो फ्रेंड्स, हम सन को तो फिलहाल इधर ही रखते हैं, बट लेकिन अब हमें एक ये बहुत शाइन कर रहा है, ये भी बंद कर दूं और लाइट भी बंद कर दूं। तो मान लीजिए हम इसको अर्थ मानते हैं, तो अब हमारे पास हम किसी को मून बनाते हैं और मून के लिए हमने जानबूझ के ऐसी बॉल ली है जिसमें दो कलर्स हैं, ताकि हम ये दिखा सके आपको कि मून का जो भी लाइट उधर से आ रही है तो अर्थ को भी यही लाइट लाइट कर रही है और मून को भी यही लाइट कर रही है। मतलब मून भी इसी की वजह से चमकता है, जो सन से लाइट आ रही है, और अर्थ भी उसी से चमक रही है। ठीक है, तो मून की अपनी लाइट नहीं। तो अगर मून इस पोजीशन में है, मून अगर इस पोजीशन में है, तो आप देख सकते हैं कि मून का ये वाला फेस लिट है और पीछे वाला जो ग्रीन फेस है वो डार्कनेस में होगा। ये मतलब हम बड़े आराम से टॉर्च से भी देख सकते हैं। अगर टॉर्च से देखना है तो एक बार लाइट बंद कर दो। तो मतलब आपको जैसे टॉर्च बहुत एक्यूरेट नहीं है, पर फिर भी आपको दिख रहा है कि अगर लाइट टॉर्च से उधर से आ रही है तो अर्थ का भी हाफ फेस और मून का भी हाफ फेस लिट है, और मून का पिछला साइड डार्कनेस में है और अर्थ का भी पिछला साइड डार्कनेस में है। तो अब लाइट, तो जिस पोजीशन में मैंने अभी रखा हुआ है मून को, तो ये मून का ये कौन सा टाइम होगा जब मतलब आप अर्थ पे यहाँ बैठे है ना, मतलब अर्थ पे लोग सारे में बैठे हैं, उनको मून कैसा दिखेगा इस पोजीशन में? ये अर्थ के लिए डे टाइम है, मून कैसा दिखेगा? हाफ मून। देखो मून का ये पोर्शन हमने देखा था ना, ये वाला फ्रंट पोर्शन सनलाइट इधर से आ रही है, ये पोर्शन लिट है, पीछे वाला डार्क था जब मैं टॉर्च से भी दिखा रही थी। तो अर्थ वाले लोग जो यहाँ बैठे हैं उनको मून इसमें कैसा दिखेगा? तो प्रीति मनी कह रही है अमावस्या, इसका मतलब मून कैसा दिखेगा? डार्क। अच्छा, अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं रेड दिखेगा, कुछ लोग कह रहे हैं अमावस्या दिखेगा। अमावस्या में मून कैसा दिखता है? अमावस्या का मून कभी देखा है? अब कुछ लोग कह रहे हैं रेड, येलो रेड, निशा कह रही है नो मून। तो अब इसमें से अमावस्या बेसिकली किसको कहा जाता है? जब मून
दिखे ही नहीं, नॉट विजिबल। यस, मून आकाश में दिखता ही नहीं। वो दिखता है इसलिए नहीं कि वो कंप्लीटली डार्क है, कंप्लीटली डार्क। आप देख सकते हैं, जैसे हम अंधेरा करके हमने दिखाया, एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखो, इधर से लाइट आ रही है तो मून की पिछली साइड देखो तो बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल डार्क है। तो अर्थ पे बैठे हुए लोगों को मून दिखेगा ही नहीं, चाहे उनके लिए रात है या दिन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ के चारों ओर लोग बैठे तो उनको मून बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो उनके लिए नो मून पोजिशन है, मतलब नो मून, या जिसको न्यू मून कहा जाता है, अमावस्या को इंग्लिश में न्यू मून कहा जाता है। मून रिमेन्स हिडन, ठीक है। अब जो है, अब आप इमेजिन कर सकते हो कि मून, मान लीजिए अब जब मून यहाँ हो तो अब हमें करना ये पड़ेगा कि हम एक मिनट इसको अगर ये सिचुएशन है, अर्थ इधर है, मून वहां पे है, और मून का वंस अगेन फ्रंट पोर्शन विजिबल है, सॉरी लिट है। मून का भी फ्रंट पोर्शन विजिबल है, लिट है, और अर्थ का भी ये वाला पोर्शन लिट है। मतलब यहाँ से टॉर्च आएगी तो ये वाला पोर्शन अर्थ का भी लिट है और मून का भी वो वाला पोर्शन लिट है। तो ऐसे केस में पृथ्वी वालों को मून कैसा दिखेगा? पृथ्वी वाले लोग जो यहाँ चारों तरफ बैठे हैं उनको मून कैसा दिखेगा? फुल मून, यानी पूर्णिमा, ठीक है। तो मतलब ये पूर्णिमा पोजीशन, ये पूर्णिमा पोजीशन है, और यहाँ पे जो पोजीशन थी वो हमने देखा था वो अमावस्या पोजीशन थी। मतलब ये न्यू मून पोजीशन, ये फुल मून पोजीशन, ये अमावस्या, ये पूर्णिमा। हाउ अबाउट दिस, जब मून इधर है तब कैसा दिखेगा? हाफ, है ना। आप समझ सकते हैं। देखो, ये जो येलो पोर्शन है वो लिट पोर्शन है। तो अगर अर्थ से लोग ऐसे देख रहे हैं तो उनको मतलब लिट पोर्शन आधा दिखेगा। मतलब मून का फेस तो अर्थ के सामने ये है, लेकिन उसमें से लिट खाली हाफ है। इसको दिखाने के लिए हमारे पास मल्टी कलर्ड बॉल नहीं है। ये मल्टी कलर्ड बॉल शायद थोड़ी मदद करे। अगर मैं इस मल्टी कलर्ड बॉल को रखती हूँ तो मतलब आप ये इमेजिन, या ऐसे ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, ऐसे रखी हुई है तो लाइट इधर से आ रही है, तो जो लिट पोर्शन है वो ये दिस रेड एंड दिस ग्रीन एंड दिस येलो है। लेकिन वहां से अर्थ वालों को खाली रेड और पार्ट ऑफ दिस ग्रीन नजर आ रहा है, तो दे विल सी ओनली मून एज हाफ, है ना। मतलब ये रेड और ग्रीन, तो मतलब उनको ये हाफ मून दिखेगा, यानी लाइक अ डी शेप, ठीक है। सेम सिमिलरली हियर, इफ यू कीप इट हियर, तो यहाँ पे भी आपको दिख सकता है कि मतलब क्योंकि लाइट इधर से आ रही है तो मतलब इस समय लिट पोर्शन ये वाला है, येलो ग्रीन रेड। तो अर्थ वालों को ये येलो और ग्रीन का हाफ पोर्शन नजर आएगा, ये सब डार्कनेस में है। ये बात क्लियर हुई? मून की चारों ये चार पोजिशंस। तो मतलब वी कैन सी, एक बार हम टॉर्च से भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कि ये यहाँ से यहाँ पे मून, अर्थ वाला, अर्थ ये रही, तो यहाँ पे अर्थ वालों को मून बिल्कुल नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे मतलब लाइट थोड़ी सी मूव करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास एक लिमिटेड टॉर्च है, अदरवाइज सन इज वेरी लार्ज। तो जैसे जैसे मून इस साइड मूव करता जाता है, मून का लिट पोर्शन अर्थ वालों को बढ़ता जाता है। ऐसी मतलब
यहाँ पे नो मून, पर जैसे जैसे अर्थ वाले मतलब जैसे जैसे मून मूव करता जाता है अपनी जर्नी पे, अर्थ वालों को मून का ज्यादा पोर्शन लिट नजर आता है। मून का ज्यादा पोर्शन लिट नजर आता है। यहाँ पे हाफ मून विजिबल फ्रॉम अर्थ, है ना। अर्थ का ये ध्यान रखिएगा, अर्थ यहाँ है ना। और जैसे जैसे अब और बड़ा मून दिखता जाएगा, फिर जब तक यहाँ आते हैं फुल मून विजिबल, ठीक है। फिर फुल मून तो मतलब जीरो मून से हाफ मून से लेके फुल मून, और उसके बाद फिर वापस से मून अपने साइज में घटता जाता है और यहाँ पे हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे फुल से हाफ और हाफ से वापस जीरो। सो मून के मतलब 15 डेज के दो फेजेस होते हैं। मतलब इस सबको हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं, लेकिन मून के 15 डेज जहाँ 0 से 1 ग्रो करता रहता है और फिर 1 to 0 घटता रहता है। इसके लिए वी हैव 2 नेम्स इन आवर कल्चर। आपको पता है क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? मतलब जब मून 0 से 1 तक पूरा ग्रो करता है, उसको हमारी कल्चर में क्या बोलते हैं? मतलब अमावस्या से पूर्णिमा तक मून जब बढ़ता रहता है, उसके लिए नाम है कुछ। आप में से कुछ को पता होगा जो हिंदी की तारीखों से फेमिलियर हैं। हाँ, पक्ष बोलते हैं, लेकिन ये कौन सा वाला पक्ष होता है जिसमें मून बढ़ता रहता है? शुक्ल पक्ष। नहीं, शिखा पक्ष नहीं होता, कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण का मतलब काला। कृष्ण पक्ष वो होता है जहां वो घटता है, और शुक्ल पक्ष वो है जब वो बढ़ता है। मतलब जो वो यहाँ से मतलब 0 से 1 बढ़ता है 15 दिन, तब वो शुक्ल पक्ष है। और जब 1 to 0 वापस घटता है वो कृष्ण पक्ष है, क्योंकि वो लगातार काला होता जाता है। तो मैं स्पॉटलाइट हटा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मतलब ये जो फेजेस ऑफ द मून है, ये एक्चुअली इस वजह से है क्योंकि मून की अपनी लाइट नहीं है और मून अर्थ के चारों तरफ मूव करता रहता है। तो यहाँ पर फेजेस ऑफ द मून दिखाए हुए हैं डायग्राम में। ये डायग्राम हर टेक्स्ट बुक में बना होता है, लेकिन मोस्ट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड इट वेल। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं। बच्चे ये डायग्राम देखकर भी उसका कुछ नहीं समझते। और अगर बच्चों से पूछा जाए कि मून के फेजेस क्यों होते हैं, तो बच्चे बहुत वियर्ड आंसर्स देते हैं। इस पे जो भी रिसर्च हुई है उसमें उससे पता लगता है कि बच्चों के आंसर्स, बच्चे कहते हैं बादलों की वजह से, कभी कुछ कभी मतलब, और एक्लिप्स को और पूर्णिमा अमावस्या को बहुत कंफ्यूज करते हैं। मतलब वो कभी बोलेंगे अर्थ के रोटेशन की वजह से, कभी बोलेंगे, मतलब बच्चे बहुत बहुत ढेरों इसके वियर्ड आंसर्स देते हैं। लेकिन मतलब अभी अगर आप बताइए कि आपको ये मून का वैक्सिंग और वेनिंग या घटना बढ़ना अच्छे से समझ आ गया है या नहीं? इसमें से कोई भी चीज अगर क्लियर नहीं है तो वो पूछ लीजिए, तो वो हम क्लियर करेंगे। मैं थोड़ा सा इस बारे में डिससेटिस्फाइड हूं कि आप में से सिर्फ 3-4 लोग ही बोल रहे हैं। मतलब पूरी स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट्स में से खाली 3-4 लोग ही बोल रहे हैं। ये मेरी दृष्टि में तो मतलब कोई अच्छी स्थिति नहीं है। मतलब अगर आप मेरे सामने होते तब तो ये नहीं पॉसिबल था। मतलब जब हम ये सेशन जब फेस टू फेस करते हैं तो वी इंश्योर कि एवरीवन पार्टिसिपेट्स। लेकिन अभी आप सामने हैं नहीं, तो लेकिन बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, देखिए कहीं पे आपको कोई चीज क्लियर नहीं है तो प्लीज स्पीक आउट। अगर आपको आप ये चाहते हैं कि हम उसको रिपीट करें तो हम उसको रिपीट भी कर देंगे। कोई भी एक्टिविटी या आर्ग्यूमेंट, लेकिन ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो if the whole class is satisfied, then we will proceed further.
ओके फ्रेंड्स, तो इसमें जो है एक कॉम्प्लिकेशन है। आपने सुना होगा कि, एक मिनट में ये अभी दिख नहीं रही मेरी स्क्रीन। इसमें कॉम्प्लिकेशन ये है, आपने ये सुना होगा कि मतलब जब सन, मून और अर्थ एक सीधी लाइन में आते हैं तब एक्लिप्सेस होते हैं। तो अब देखो, यहाँ मून उसमें अमावस्या पोजीशन में है, तो तीनों के तीनों एक लाइन में आए हुए हैं। मतलब मून, अर्थ और सन तीनों एक लाइन में आए हुए हैं। इसी तरह मून जब यहाँ पे पूर्णिमा पोजीशन पे, ये मान लो या ये मान लो ये पूर्णिमा पोजीशन है, तो तब भी तीनों एक लाइन में आए हुए। तो दोनों केसेस में, अमावस्या पोजीशन में और पूर्णिमा पोजीशन में, दोनों में एक्लिप्सेस होने चाहिए थे, विच मीन्स एक्लिप्स हर अमावस्या और हर पूर्णिमा पे होने चाहिए थे, पर वो नहीं होते। ये निरूपा पूछ रही है, हाउ कैन वी टीच इन क्लास अबाउट चेंजिंग इन मून विद एग्जांपल्स। निशा भी कह रही है कि ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। तो निरूपा देखो, एक मिनट में इसको बंद करती हूँ। मतलब क्लास में पढ़ाने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मतलब यू कैन, मतलब बच्चों को एनकरेज करो कि वो खुद भी ऑब्जर्व करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब बहुत बच्चों ने ये कभी ध्यान से मून के फेजेस ही नहीं देखे होते हैं। तो एक्चुअली टीचर्स को एनकरेज करना चाहिए कि और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम बच्चों को कहें कि क्लास में आओ तो रोज 3-4 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ता मून को देखते हुए आओ, रोज बताओ आज आज दिखा क्या, आज दिखा क्या। कभी कभी भी देख लें तो भी एटलीस्ट दे विल सी फेसेस ऑफ द मून। सेकेंड ये है कि एक बहुत बड़ा गलत नोशन बच्चों के दिमाग में आर्ट या ड्राइंग्स या पेंटिंग जैसे बनाई जाती है उसने बिल्ड कर दिया है कि हर, आपने देखा होगा बचपन से, आप भी ड्रॉ करते आ रहे होंगे कि दिन दिखाएंगे तो उसमें सूरज दिखाएंगे, रात दिखाएंगे तो उसमें मून दिखाएंगे, कि मून खाली रात में ही दिखता है। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वो नोशन कितना गलत है। मून दिन के सब्सटेंशियल पार्ट में नजर आता है। मतलब इवनिंग में, मॉर्निंग में केवल ब्राइट सन, मतलब नून के टाइम पे मून नहीं दिखता क्योंकि बिकॉज द सन इज टू ब्राइट, लेकिन अदरवाइज मून दिखता है और हम सब देखते हैं। हाँ, 9 बजे भी देखा होगा आपने, शाम को 6 बजे, 7 बजे, 3 बजे, 4 बजे मून अक्सर दिखता है। तो मतलब ये मून रात में ही दिखता है, ये भी एक गलत नोशन। मतलब वो ऐसा, हमारे यहाँ आर्ट भी जो है इस तरह से सिखाई जाती है। मतलब हम लोग तो आदी है ना, हमारा स्कूल सिस्टम आदी है हर चीज रटवाने की, तो आर्ट भी रटवाओ। तो आर्ट में जो है रात कैसे बनेगी, वो आर्ट टीचर बना देगी और बच्चों से कॉपी करने को कहा जाएगा। सीनरी टीचर बना देगी, उसको बच्चों को कॉपी करने को कहा जाएगा। मतलब हम बच्चों को टोटल रट्टू तोता बनाते हैं। पूजा करी कि उसकी टीचर ने उसको ऐसे बोला कि मून कम्स इन द नाइट, मतलब, और वो तो मतलब अगर हम ये बच्चों से आर्ट क्लास में ही कम से कम, इनफैक्ट हमें हर क्लास में, चाहे वो ज्योग्राफी क्लास हो या हिस्ट्री की हो या साइंस की हो या लिटरेचर की हो, मतलब हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चे रियलिटी को खुद देख के उस पर अपने व्यूज देते रहें, क्लास में दें, उसके बारे में बात हो। और ठीक है, हम उनके नोशंस को जहां हम सुधार सकते हैं हम सुधारें भी, लेकिन वो खुद भी तो ऑब्जर्व करें। उसकी बजाय बच्चे रटा रटाया जो कुछ उन्होंने या तो टीचर से सुना या एग्जाम में या टेक्स्ट बुक में पढ़ा, वो लेके वो एग्जाम में लिख के आ जाते हैं और उनकी रियलिटी से नॉलेज कंप्लीट डिसोसिएशन है, कंप्लीट डिसोसिएशन, डीलिंक्ड नॉलेज इज डीलिंक्ड फ्रॉम रियलिटी। मतलब ये बहुत ही सॉरी सिचुएशन है। अगर हम ये सोचते हैं कि बच्चे हमारा फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर, हमारी सोसाइटी का, हमारे कंट्री का फ्यूचर है, दे आर मेकर्स ऑफ फ्रेश नॉलेज, तो वो उनके दिमाग बंद करके तो अचीव नहीं हो सकता ना। और उसके लिए हमें बच्चों को देखने का, सोचने का मौका देना पड़ेगा, क्वेश्चन करने का मौका देना पड़ेगा, वो हमें भी क्वेश्चन करें। दैट्स हाउ चिल्ड्रन विल थिंक फ्रेश। तो इसीलिए मतलब
बच्चों को ऑब्जर्वेशंस कराने, और उसके बाद जैसे अभी हम कर रहे थे, यहाँ पे हम आपके सामने एक मॉडल ही पेश कर रहे हैं क्लास का, पेडागोजी का। जितना ज्यादा आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे, आप बॉल्स का यूज करिए, आप कई बार अगर बॉल्स नहीं हो तो आप भले आलू का यूज करिए, मतलब देखिए स्पेशलाइज्ड मटेरियल एक्चुअली काफी अननेसेसरी होता है। आप देख रहे हैं हम थाली से पढ़ा रहे हैं आपको ये टाइम जोन्स, तो स्पेशलाइज मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट अक्सर बहुत ही बेकार होती है, मतलब उसकी बहुत जरूरत नहीं है, कभी कभी पड़ती है, मैं मान रही हूँ, लेकिन बहुत सारे एवरीडे ऑब्जेक्ट्स आराम से यूज हो सकते हैं। लेकिन कॉन्क्रीट मटेरियल्स का यूज चेंजेस लर्निंग कंप्लीटली। जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं उनको समझाने के लिए कॉन्क्रीट मटेरियल्स का यूज बहुत हेल्प करता है, और एज अ टीचर यू शुड ट्राई मैक्सिमम जितना संभव है एब्स्ट्रैक्शन बाद में, पहले कॉन्क्रीट मटेरियल्स, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्क्रीट मटेरियल्स, एंड गोइंग फ्रॉम वेरी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये थोड़े से ही प्रिंसिपल्स हैं टीचिंग लर्निंग के, लेकिन उनके प्रति ईमानदार होना पड़ता है। तो अब 12:40 हो गया है मेरी घड़ी से, तो हम अभी 20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे। 1 o'clock वी विल कम बैक। तो निशु कह रही है कि वी आर टाइम बाउंडेड, इफ यू यूज 8 देन इट टुक्स लॉट्स ऑफ टाइम। देखो फ्रेंड्स, वंस अगेन मतलब यू विल सी हमारे पास आज रफली 2-2.5 घंटा है, कल भी 2.5 घंटा रहेगा, हम खूब सारी एड्स यूज करेंगे। लेकिन ये है कि देखो एड्स में भी कई बार बहुत सारी ऐसी एड्स यूज होती हैं जो रियली बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दे रही, बिना मतलब टाइम कंफ्यूजिंग है। ये तो जजमेंट है ना कि किस एड से, किस टीचिंग एड से आइडिया क्लियरली बिल्ड हो रहा है, या जो एड वैल्यू एडिशन, जेन्युइन वैल्यू एडिशन कर रहा है। रंग बिरंगी एड यूज कर लेना, मतलब हाँ, चार्ट पेपर कटवा कटवा के उससे शेप्स बनवाना बच्चों से, मतलब इट कैन बी, तब हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर हम बच्चों से कटवा के शेप्स बना रहे हैं तो उसका कितना बेनिफिट है, मतलब कहाँ पे बेनिफिट है, कितना बेनिफिट है। लेकिन वो चीज समझाने में कितना यूज हो रहा है, मतलब बच्चे कैंची को लेके पूरे पूरे 1 घंटे की क्लास में बैठे रहे, क्या वो साइंस क्लास में यूजफुल है? दिस इज अ क्वेश्चन वी शुड आस्क ourselves, right? Nobody will tell you that you are wasting time doing this. तो आपको आपका अपना जजमेंट है ना। देखो, बिलीव मी दैट हम 100% टीचिंग एड से करते हैं, लेकिन फालतू एड्स नहीं यूज करते, ऐसी एड जिनसे टाइम वेस्ट हो। बहुत सारी प्रिपरेशन पहले से करनी होती है, बहुत सारी डिजाइनिंग पहले से करनी होती है, उस पर सोचना पड़ता है, ये सब टीचर के जॉब का हिस्सा है। एंड ऑफ कोर्स जैसे अब अगर इस समय वेबिनार की वजह से ये सेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज मैं एक बोर्ड पे दिखा रही हूँ, तो हमारी डिवाइस टैब जो है वो कहीं और रखी हुई है। एक्चुअली अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखाऊंगी कि हमने ग्लास टेबल के ऊपर अपना टैब रखा हुआ है, तो कैमरा जो है, टैब का कैमरा ऊपर से देख रहा है इसको, नीचे बोर्ड को, उससे बहुत सुविधा भी है, लेकिन फिर भी ये सब ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो मतलब वेबिनार एक डिफरेंट तरह की डिसिप्लिन डिमांड करता है, लेकिन फेस टू फेस क्लास में बहुत सारी दूसरी चीजें बहुत इजी भी हैं, और ये पूरा का पूरा सेशन हम लोग लेते हैं फेस टू फेस बच्चों के साथ, और 50-50, 60-60 बच्चों के साथ लिया हुआ, बच्चों के साथ, स्टूडेंट टीचर्स के साथ, टीचर्स के साथ। तो इट्स पॉसिबल, लेकिन यू हैव टू कंटिन्यूअसली आस्क द क्वेश्चन, is it adding value to the concept, to understanding of the concept? Is my teaching aid truly effective? Right? तो चलो इस पे फिर से आएंगे, अब ब्रेक लेते हैं। So we were talking about moon's phases. एंड वी नो कि मून के फेजेस आकाश में अलग अलग टाइम पे ऐसे ऐसे दिखते हैं। तो फ्रॉम अ वेरी थिन मून टू अ नियर कंप्लीट एंड फुल मून, और यहाँ पे वी हैव अ मून फेज एनिमेशन
एस्ट्रोनॉमी में बहुत सुंदर एनिमेशंस हैं अवेलेबल। नोटिस की लाइट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है और आप देख रहे हो कि अर्थ वाले क्या देखेंगे, वो व्यू फ्रॉम अर्थ राइट हैंड साइड पे दिख रहा है। तो लाइक आई सेड कि एस्ट्रोनॉमी में बहुत अच्छे एनिमेशंस अवेलेबल हैं, बट वन डिफिकल्टी इन अ रियल क्लासरूम इज दैट we may not always have the facility to show animations to children. तो कई schools में होते हैं smart boards and things like that, but not necessarily in every school. तो तब हमारे पास दूसरे तरीके होने चाहिए, और खाली एनिमेशन से शायद ना समझ में आए, आपको पहले समझाना पड़ेगा, उसके बाद एनिमेशन दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे एक और आइडिया है जिसको सिंक्रोनस रिवॉल्यूशन ऑफ द मून कहा जाता है, विच इज कि मून जब अर्थ का एक राउंड लगाता है पूरा इन 28 days, actually it comes to 30 days, and why it comes to 30 days is also something I'll explain. पर मून जैसे पूरा एक राउंड लगाता है तो वो तो उसका रिवॉल्यूशन हो, है ना, परिक्रमा हो, लेकिन क्या मून उस समय अपनी एक्सिस पे भी टर्न करता है, मतलब क्या मून रोटेट भी करता है? व्हाट डू यू थिंक? तो निशा कह रही है नहीं, इट डजंट रोटेट। एनी अदर आइडिया? So Nisha is saying maybe, but other people are saying no. So actually, how do we know that the moon is rotating or not rotating? See, one observation which has been done, मतलब हमेशा से मतलब हजारों सालों से लोगों ने ये देखा, ये नोटिस किया है कि मून का खाली एक ही फेस हमें विजिबल होता है। मतलब मून का एक वो जो क्लासिकल फेस ना, जिसपे एक खरगोश जैसा दिखता है या बूढ़ी माँ चरखा काटती हुई दिखती है, जो भी वो शेप है। So Nisha is saying we can always see the near side of the moon. Basically we are seeing a single face of the moon. मतलब मून के हमें बैक फेस कभी नहीं दिखता, हमें खाली एक ही फेस दिखता है। तो मतलब मून का जो बैक साइड है वो खाली इन्होंने मतलब स्पेसशिप्स ने दिखाया, जब जाके पीछे से फोटोज ली हैं तभी दिखा है। तो आई विल ट्राई शोइंग दैट टू यू ऑन द बोर्ड। सो आई एम स्पॉटलाइटिंग द बोर्ड नाउ। So friends, here is the earth and here is the moon. तो अगर हम ये बोलें कि मून अपना एक ही फेस दिखाता है, तो लेट मी यूज आई मीन ओके, इसी बॉल को यूज करते हैं या बॉल, कि मान लो हम बोलें कि मून अपना एक फेस ही, मान लो ये पिंक फेस ही हम बोल रहे हैं कि मून अपना अर्थ के सामने रख रहा है, तो वो हमेशा एक ही फेस रख रहा है ना, हमेशा, which means it is going like that, हमेशा पिंक फेस सामने है। तो यू हैव टू टेल मी, अगर ये पिंक फेस सामने है हमेशा, that's showing the same face always, तो क्या ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है या ये खाली रिवॉल्व ही कर रहा है, अपनी एक्सिस पे नहीं रोटेट कर रहा है? ये आपको इसको देख के बताना है केयरफुली। So what do you think? Is it rotating on its axis or is it not? तो निरूपा कह रही है कि नहीं, श्वेता is saying so
Nisha is saying slightly, Pooja is saying not rotating. So some people think it is not rotating, some people think it is rotating. So this is a little confusing. So what I will do is I will stick a pin inside this pin. तो मैं इसमें आप देख सके इसके लिए मैं एक पिन स्टिक कर देती हूँ. देखो रोटेशन मीन्स I mean anything rotating on its axis means this pin will go round and round, right? Rotation of axis on the axis means light बहुत ज्यादा है. वो भी ज्यादा इनफैक्ट उसको खोल दो, ये लाइट शाइनिंग. उधर से खोल दो. दिस इज समवॉट बेटर. तो मतलब आपको ये पिन दिख रही है क्या? अब दिख रही होगी. तो अगर ये मान लीजिए मैं ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करे तो दिस पिन विल गो राउंड, राइट? रोटेशन मींस दिस. अब मैं मून जैसा अपना पिन फेस हमेशा अर्थ की तरफ रख रहा है, तो तब मैं इसको दिखा रही हूँ. आप मुझे बताइए कि नाउ डू यू थिंक इट्स रोटेटिंग और नॉट? रिवॉल्व तो ये करेगा, लेकिन क्या ये रोटेट भी करेगा? How many of you think it is rotating and how many of you think it is not rotating? तो मैंने पिन इसीलिए स्किप करी so that it becomes clearer. What do you think now? रिवॉल्यूशन तो कर ही रहा है, that we know, लेकिन हम रोटेशन के लिए पूछ रहे हैं. तो everyone is saying no. अच्छा, okay. So look at the pin again. देखो अगर पिन इस समय उस डायरेक्शन में, ठीक है, पिन इज इन दैट डायरेक्शन, राइट, फेसिंग दैट वे. रोटेशन मींस द पिन विल बी चेंजिंग डायरेक्शन, राइट? पर अगर वो रोटेट नहीं करे तो द पिन विल फेस ऑलवेज इन दैट डायरेक्शन. सो अगर वो रोटेट नहीं करे तो आइडियली इट शुड बी डूइंग दिस. Pin keeping in a single direction, but what it is doing is, और देखो rotation का मतलब pin should change directions. So look at it now. It's keeping on always the pin face in front of the earth. Ball is only changing the direction. See, ball is your moon. So I am asking whether that ball is rotating as well as revolving. So Nisha is saying it did one rotation, but in 28 days. तो अब निशा का कहना है कि रोटेशन कर रहा है, और लोग क्या सोचते हैं? ममता saying slightly does. Slightly का माने क्या हुआ? तृप्ति saying revolving. देखो रिवोल्यूशन तो है ही, वो तो हम मान ही रहे, हम तो रोटेशन के बारे में पूछ रहे हैं. तो निशा है सेइंग कि वो नहीं रोटेट कर रहा है क्योंकि हमें डार्क साइड नहीं दिखाई देती. सो अभी भी पीपल आर सेइंग नो रोटेशन. सी आई विल वंस अगेन शो बोथ सिचुएशंस. देखो ओके, वंस अगेन आई शो. देखो अगर कोई चीज ये अगर नहीं रोटेट करे तो हमेशा
दिस पिन विल बी फेसिंग इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो कहीं पे भी जाए अगर वो पिन उस डायरेक्शन में, तो अगर बिना रोटेशन के वो अगर घूमे रिवॉल्व करेगा तो इट विल गो लाइक दैट। पिन हमेशा एक ही डायरेक्शन मेंटेन करती है, ठीक है, नो रोटेशन। बट अच्छा, और कभी कोई चीज जो रोटेट करती है, यू सी व्हेन इट रोटेट्स द पिन गोज एंड शो पिन पॉइंट्स इन ऑल डायरेक्शंस, राइट। सो अब मैं इसका जैसा रोटेशन होता है, अगर मान लो रोटेशन नहीं होता, तब इट वुड गो लाइक दैट, द पिन इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग इन वन डायरेक्शन, राइट। इट वुड हैव बीन लाइक दिस। पर अब मैं दिखा रही हूँ, देखो ये जो एक्चुअली करता है वो ये है, एंड यू कैन जस्ट नोटिस द पिन। पिन कहाँ पॉइंट करेगा, इस पे बिकॉज इट्स इजियर फॉर मी। वेट, notice where the pin is pointing. अगर इसको सारे वक्त पिंक, अपना पिंक फेस अर्थ की तरफ रखना है, तो सी व्हाट इट्स डूइंग। So now what do you say? Rotating. Yeah, it is rotating actually, but as Nisha said, it is taking जितना टाइम ये रिवॉल्यूशन में लेता है, मतलब ये रिवॉल्यूशन में फुल 28 डेज लेता है ऐसे, पर उतना ही टाइम रोटेशन में लेगा। इसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन का टाइम परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये रोटेट नहीं कर रहा है। मतलब दिस इज वन स्ट्रेंज फिनोमिनन जिसमें रोटेशन और रिवॉल्यूशन का टाइम एग्जैक्टली सेम है। दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनस रोटेशन ऑफ द मून। तो सो इट इज रोटेटिंग, और मैं इसको आपको उस पर भी दिखाती हूँ, सिंक्रोनस रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। ये उसमें भी दिख रहा है इन एन एनिमेशन। देखिए अभी ये दिखा रहा है मून विदाउट एनी रोटेशन। अगर ये रोटेशन नहीं कर रहा होता तो हमेशा एक साइड ही फेस करता। ये है फास्ट रोटेशन, मून विथ फास्ट रोटेशन। अगर मून फास्ट रोटेशन करता तो ये करता। पर यहाँ पे तो हमें इसकी मून की सारी साइड्स दिख रही है। नाउ दिस इज व्हाट द मून इज डूइंग। अभी हम एक ही साइड मून की हमेशा देख रहे हैं, द रेड साइड। ये अब लाइट के साथ भी दिखा रहे हैं कि लाइट कहाँ पड़ रही है। सो इज इट क्लियर टू एवरीवन? मतलब ये आइडिया। any questions?
ओके, तो हम जो है मून राइज टाइम की भी बात कर लेते हैं, या मतलब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि मून हमें किस टाइम दिखता है। तो वो भी हम अपने टैब पे दिखाएंगे। तो टैब पे मतलब अगर हम मून को यहाँ दिखाते हैं सपोज, तो ये कौन सी पोजीशन है, मतलब ये इनफैक्ट मतलब अर्थ वालों के लिए या इनफैक्ट अर्थ पे भी हमें अर्थ पे वो लगाना पड़ेगा, एक पिन लगानी पड़ेगी। तो मान लीजिए आप अर्थ पे यहाँ हैं, तो आपको इस समय ये मतलब मान लीजिए मून यहाँ है ना, तो एज यू स्टार्ट टर्निंग, सो दिस इज मतलब ये दिल्ली, मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली के लिए ये दिन के 12 बजे हैं। अभी तो मून दिखेगा नहीं, पर एज यू गो टर्न, तो यू टेल मी व्हेन द मून विल स्टार्ट बीइंग विजिबल, मतलब आपको मून कब दिखना चालू होगा। तो जस्ट व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द मून। तो आपको मेरे को कहना पड़ेगा स्टॉप जस्ट व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द मून। अच्छा, पूजा ने पूछा है कि इज देयर एनी रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रोटेशन ऑफ मून? इट इज एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। आप में से जो लोग फिजिक्स पढ़े हुए हैं उनके लिए है कि ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से की वजह से ये इस तरह का मूवमेंट है। और ये सब बॉडीज में ऐसा नहीं है, मतलब जितनी कॉस्मिक बॉडीज हैं सब में नहीं है, पर मून में है और इन सम अदर्स इट इज विजिबल, राइट। अच्छा, अभी ये आप ये क्या नाम अर्थ पे हैं और आपके लिए अभी मिडनाइट है ना। यू टेल मी व्हेन दिस मून की इस पोजीशन में व्हेन विल द मून स्टार्ट बिकमिंग विजिबल टू यू? इज इट विजिबल राइट नाउ? I mean, can you see the moon? Imagine your the two horizons. In fact, let me take this earth. Okay. मैं ये अर्थ ले लेती हूँ। आप जैसे हमने अर्थ की वो बनाई थी ना, उससे सोच कर देखिए कि इज द मून विजिबल टू यू? तो मून हैज जस्ट बिकम विजिबल, मतलब जैसे ये अर्थ टर्न कर रही है मिडनाइट पे द मून, यू अंडरस्टैंड, दिल्ली वाले ये हैं उनके लिए दिस इज मिडनाइट। तो मिडनाइट पे मून स्टार्ट्स बिकमिंग विजिबल, पर एज यू टर्न यू अब ये देखिए सुबेरे 6 बजे, दिस इज अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock, द मून इज विजिबल राइट ओवरहेड। और आप बताइएगा कि मून कब सेट कर जाएगा। So you will have to tell me to stop when the moon sets. So the earth is turning. When did the moon set? So now people said stop. So moon set at, see, this is 12 during the day. For Delhi people, it is 12. So 12 morning में जाके moon set हुआ है, यानी पूरी की पूरी morning the moon would have been in the sky. बस जब बहुत ज्यादा ब्राइट धूप हो जाएगी उस समय मून नहीं दिखेगा नहीं, पर होगा, यानी दिन में 12 बजे जाके सेट करता है इस पोजीशन में। कोई और पोजीशन देख लेते हैं, इस पोजीशन में देखें तो मतलब अभी 12 बजे हैं। मून, when will the moon rise? You tell me when the moon rises. हाँ, so it rises now, and
टेल मी, सुबेरे ये शाम के 6 बजे हैं, शाम के 6 बजे मून राइजेस, और व्हेन डज इट सेट? या सो नाउ इट सेट्स, ये सुबह के 6 बजे। तो शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक ये पूर्णिमा वाला मून सारी रात आपको दिखता रहा आकाश में, है ना, जैसे जैसे आप टर्न करते रहे सारी रात दिखता रहा। तो मतलब पूर्णिमा का मून सारी रात दिखा, लेकिन जब मून यहाँ पे था तो हमें दिखा कि मतलब सुबह के 6 बजे से दिन के 12 बजे तक रहा। तो अलग अलग पोजिशंस में मून का राइजिंग और सेटिंग टाइम अलग अलग है। सो मतलब ऐसा नहीं है कि मून केवल रात में ही प्रेजेंट होता है। दैट वाज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक, कि मून अलग पोजिशंस में उसका राइजिंग और सेटिंग टाइम अलग होता है। अब एक और चीज हम ये देख सकते हैं कि मून आज अगर मतलब मून की एक पोजीशन पे अगर मून, सपोज दिस इज द मून करंट टुडेज पोजीशन, राइट, मान लीजिए ये मून की आज की पोजीशन, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि अभी जैसे इस पोजीशन में हमने, आप मुझे बताइए कि मून राइज टाइम क्या है, फिर से बताइए, इस पोजीशन में मून का राइजिंग टाइम क्या है? When will moon rise? When do you think moon rises? Now. So what is the time right now? इस समय टाइम क्या है यहाँ दिल्ली वालों के लिए? सेवन की जगह 6 बोलिए, मतलब ये यहाँ पे एग्जैक्टली होगा। तो भाई 6 बजे शाम को मून राइज टाइम, ठीक है। और ये मान लीजिए आज 24 को मून राइज टाइम शाम के 6 बजे। अब देखते हैं कि कल क्या होगा। तो अर्थ में फॉर 24 आवर्स द अर्थ टर्न्स, एक दिन पूरा गुजर गया, अगले दिन सुबह हुई, दोपहर हुई, तो तब तक मून अपनी जगह बैठा नहीं है। मून हैज gone further in its journey, मतलब it is making this journey around the earth, so it is gone further on its journey within one day. So it has come here. So next day, when the earth people, which means the Delhi people, reach here, then the moon, मतलब कल तो यहाँ पे था, कल यहाँ पे मून दिखाई दिया था, लेकिन अब जो है नेक्स्ट डे it has to turn, the earth has to turn extra, it has to turn extra here to see the moon. So moon rise time would have shifted. I want you to calculate this time. अगर आप ये एंगल कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ये टाइम पता लग जाएगा कि कल मून कल कितने बजे, नेक्स्ट डे कितने बजे राइज होगा। अब देखिए, लेट्स कैलकुलेट दिस एंगल। दिस होल एंगल इज 360, दिस होल एंगल is 360, ठीक है। And Earth takes 24 hours in covering this angle, the total 360 angle, ठीक है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि इसमें कितना, इस एंगल में कितना टाइम लगेगा। तो अब ये एंगल देखते हैं कि ये एंगल है कितना, 360 का कौन सा पार्ट है। ये पूरा 360 मतलब मून की पूरा ये जो रिवोल्यूशन है ये 30 डेज में होता है। राइट नाउ टेक इट 30, आई विल एक्सप्लेन व्हाई इट्स नॉट 28 बट 30। ये 30 डेज में होता है। एक दिन में ये कितना होगा, 360 डिग्री इन 30 डेज। सो एक वन डे में हाउ मेनी डिग्रीज इज दिस, कैन यू कैलकुलेट? सो somebody is saying 60, somebody is saying 2 hours. How did you arrive at 2 hours or 2 AM? ये कहाँ से आया? Pooja Shrivastava is saying sunset timing is 7 PM in Delhi. Pooja, sunset time changes through the year, इसलिए हम जानबूझ के उसको 7 PM नहीं ले रहे हैं। हम एक एवरेज आउट टाइम, एक जनरल टाइम 6 PM ले रहे हैं। वो सनसेट टाइम क्यों चेंज होता है उस पर हम कल आएंगे। तो सनसेट टाइम को 7 ही बजे लीजिए, पर इस समय हम एक और बात कर रहे हैं कि आज मून अगर शाम को मतलब 6 बजे उगा
तो कल 6 बजे से कितनी देर बाद उगेगा, उसको इतना अर्थ को एक्स्ट्रा टर्न करना पड़ेगा इतना टू सी द मून. So I am asking you to calculate this angle. So this is the full round of the moon takes 30 days. So 360 degrees in 30 days. So in one day, this is what the moon has achieved in one day. Itni journey to cross kar li. So how much would this angle be? It's neither 30 degree, it's not neither 45 degrees. आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करना पड़ेगा. इट्स जैसा पूजा ने कहा, इट इज 12 डिग्रीज. अगर आप ये सिंपल मैथ करें कि अगर 24 सॉरी लाइक 360 degrees takes 30 days, so one day will take how many degrees? So this comes to be 12 degrees. तो ये यानी अर्थ विल हैव टू टर्न एक्स्ट्रा 12 degrees टू सी द मून. अब अर्थ जो है अर्थ खुद 360 डिग्री टर्न करने के लिए 24 आवर्स लेती है. तो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि 12 डिग्री के लिए वो कितना टाइम लेगी. कैन यू कैलकुलेट दिस? इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन. मतलब अर्थ जो है 24 आवर्स में इतना पूरा टर्न लेती है. तो इस partial turn में अर्थ कितना टाइम? Can you calculate that? I mean, it is in hours. You can convert it into minutes if you want. So Nisha or anybody else who wants to do this calculation, कि अर्थ को 24 hours में 360 degree, so yeah, 360 degree in 24 hours, so 12 degrees in how many hours? It's not 2 hours. You're not calculating. Calculate करके करे बिना ऐसे ही बोलो. ये पूरा 360 degrees है. पूरा 360 है और उसका एक पोर्शन हमें निकालना है 12 डिग्रीज. इट्स नीदर 3 आवर्स. खैर यहाँ पे सबका ऐसा लगता है कि मैथ कमजोर है. कोई बात नहीं. 8 वॉट निरूपा. फोर आवर्स में 360 डिग्री. तो 12 डिग्री कितने टाइम में? 15 क्या? 15 वॉट और 8 वॉट 15 मिनट ना. पंद्रह सेकेंड. तो बाबा यहाँ मैथ की बहुत बुरी हाल है. चलो मैं बता देती हूँ. अभी मैं बैठ के कैलकुलेशन नहीं कर रही, बट 180 मिनट नहीं 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 कंफ्यूज हो गए. देखो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, अगर तुम्हें मैं बोलूँ कि 360 डिग्री पूरे करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं, तो 12 डिग्री पूरे करने में अर्थ को कितना टाइम लगेगा? यूनिटरी मेथड किया था कभी बचपन में? कागज पे करो भाई. 15 घंटे नहीं. इट वोंट बी 12/15. अच्छा 12/15 हो सकता है. मैं अभी कागज लेके लिख नहीं रही हूँ. निरूपा saying 8/10. भाई खैर anyway, it turns out to be 48 minutes exactly, less than an hour. 48 मिनट्स में आता है. यानी कि मतलब मून आज यहाँ पे दिखा तो अगले दिन 48 मिनट्स बाद आपको वो राइज करके दिखेगा. मतलब कल राइज यहाँ किया था तो आज राइज यहाँ करेगा. और एक्स्ट्रा इस एक्स्ट्रा टाइम में 48 मिनट्स है
और एक्चुअली स्पीकिंग ये 48 मिनट से भी 4 मिनट और ज्यादा होता है, क्योंकि अर्थ भी तब तक थोड़ा और आगे खिसक रही होती है। अर्थ अपनी जगह पे स्टिल थोड़ी ना बैठी है, वो भी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही, थोड़ा और आगे खिसक जाती है, तो मून को थोड़ा सा और ट्रैवल करना पड़ता है। सो दिस टोटल टाइम इज 52 मिनट्स 56 सेकेंड्स मोर, 0.5 सेकेंड्स, सेकेंड्स नहीं भाई, ये 52 मिनट्स आता है। वैसे 48 मिनट्स आएगा अगर आप ऐसे सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अर्थ के का मूवमेंट और ऐड करने पे दिस कम्स टू 52 मिनट्स। दिस इज 52 मिनट्स, नो सेकंड्स प्लीज हियर। तो 24 घंटे में कितने मिनट और सेकंड्स होते हैं भाई, ये पता है या नहीं पता है? निशा 48.46 सेकंड्स, नहीं नहीं नहीं, इसको फिर से बाद में चेक करना, अभी कंफ्यूज हो रहा है, कोई बात नहीं, मतलब मैथ ऐसी होती है, बहुत कंफ्यूज करती है। तो ये ऑल आई वाज ट्राइंग टू शो यू वाज कि हम खाली इस फॉर्मेशन से ये पता लगा सकते हैं कि आज मून इतने बजे होगा तो कल कितने बजे उगेगा। तो करवा चौथ पे नहीं लोग वेट करते रहते हैं कि अब कब मून उगेगा, कब उगेगा कब उगेगा, तो आज जितने बजे उगा है कल उसकी 42 मिनट्स लेटर उगेगा, और परसों उससे और 42 मिनट, नॉट 42, 52 मिनट्स उससे लेटर, उसके नेक्स्ट डे और 52, रोज मून का टाइम, राइजिंग टाइम शिफ्ट होता जाता है। तो दिस यू कैन एक्चुअली चेक, आप अपने घर के आसपास अगर कोई एक पॉइंट बना लो कि अच्छा कल मुझे आज मून इतने बजे यहाँ पे दिख रहा है, कल तो अगले दिन एग्जैक्टली वहीं पे आपको मून 52 मिनट्स लेटर दिखेगा। तो मून कीप्स शिफ्टिंग इट्स टाइम। आई मीन वेल, दिस इज जस्ट an interesting thing to watch. I mean, it's not taught in the syllabus, it's not needed in the syllabus. If you haven't understood it, you can forget about it. It's just that you can do an actual practical observation based on this. कई सारी ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं खुद, तो इसीलिए मैं ये दिखा रही थी। पर इसको अगर नहीं समझ में आया या इसमें बहुत परेशान किया तो लेट्स सिंपली फॉरगेट इट। Though it's not a difficult calculation. I mean, if the argument seems complicated, I can repeat. अगर ये बात जो मैं कह रही थी वो नहीं समझ में, मैथ भूल जाओ, जो मैं बात कह रही थी वो समझ में आई कि अर्थ को एक्स्ट्रा टर्न करना पड़ेगा, मून थोड़ा और मूव कर जाएगा, ये बात समझ में आई? अगर ये समझ में आ गई, अच्छा पूजा कह रही है फिर से रिपीट करो, ठीक। देखो ये जो है अर्थ मैंने यहाँ रखी था, ठीक है, हाँ, आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और मून यहाँ पे है। तो आज जो है मून आपको यहाँ दिखा, तो मतलब और ये मैंने पूछा था इनफैक्ट अर्थ ये वाले कि मून की राइज का टाइम, तो आप ये देख सकते हैं कि इस समय मून राइज हो रहा है, मतलब आप जब ऐसे आएंगे तो आपको अब मून राइज करता हुआ दिखेगा, यानी शाम के 6 बजे, शाम के 6 बजे मून राइज किया आज, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि कल कितने बजे राइज करेगा। तो कल जब तक आप यहाँ पे ऐसे पूरा चक्कर लगा के मतलब घूम रहे हैं, 24 घंटे आप घूम रहे हैं, तो मून भी तो आगे मूव कर रहा है, तो मून कल तक थोड़ा आगे बढ़ गया। मून का जो अपना वो था सर्कल था, मून इज मूविंग इन दैट सर्कल, तो मून कल यहाँ था, आज वो थोड़ा आगे मूव कर गया। एंड व्हाइल यू आर टर्निंग, मतलब एक दिन बाद अब जब तक यहाँ पे आए मून अब वहां पे नहीं है, क्योंकि मून उसमें आगे बढ़ गया। तो 6 बजे अब आपको मून नहीं नजर आएगा, क्योंकि वो आगे बढ़ गया। तो जो चीज मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो एक दिन में कितना बढ़ जाएगा, आपको इस एंगल से पता चलेगा। वो 30 दिन में वो 360 का चक्कर लगाता है, तो एक दिन में वो 12 डिग्री का चक्कर लगाता है। तो मून जो है 12 डिग्री आगे बढ़ चुका है, और ये 12 डिग्री कवर करने के लिए अर्थ को कितना आगे जाना पड़ेगा, मतलब अर्थ को भी तो ये 360 का चक्कर लगाना है ना। तो अर्थ ये 360 का चक्कर लगा रही है, तो ये एक्स्ट्रा एंगल मूव करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगेगा, दिस वी वर कैलकुलेटिंग कि कल अर्थ को यहाँ पे मून दिखा था, आज अर्थ को इतना एक्स्ट्रा टर्न करना पड़ेगा तब मून दिखेगा। बल्कि एग्जैक्ट यहाँ पे भी नहीं दिखेगा, थोड़ा मतलब और आगे दिखेगा, क्योंकि अर्थ खुद भी ये सन के चारों तरफ अर्थ का भी पूरा सर्कल है ना, और इस सन के चारों तरफ भी मूव करे, तो अर्थ भी कल थोड़ा और मूव कर जाएगी। तो इट कम्स टू 52
मिनट्स 52 मिनट्स पे कल दिखेगा, अगले कल। आज अगर आज जितने बजे दिखा है, कल ये 6 बजे दिखा था, तो आज ये 6:52 पे आज का मून दिखेगा। सो दैट इज ऑल आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है, और अगर ये नहीं भी समझ में आया है तो इतनी परेशान होने की कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब इट इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक्स इन जनरल, तो ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है उस तरह से बस। लेकिन हाँ, ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द स्काई कि आज मून कहाँ दिखा, कल आज कितने बजे दिखा, कल कितने बजे दिखा। ओके, निशा को समझ में आ गया, अच्छी बात है। मतलब ओके ग्रेट, पूजा को भी समझ में आ गया, ग्रेट। अब दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने सिंक्रोनस रोटेशन की बात कर ली, उसके बाद अब ये भी बात कर ली कि क्या मून राइज टाइम एक ही होता है हर रोज। फिर उसके बाद अब हम आते हैं एक्लिप्सिस पे, बिकॉज एक्लिप्सिस आर इमोशनली चार्ज्ड, पर्टिकुलरली फॉर आवर कल्चर। हमारी कल्चर में तो लोग एक्लिप्सिस से बहुत ही घबराते हैं। मतलब जैसे भूत आना, प्रेत आना, राक्षस आना और एक्लिप्स आना एक जैसी बात होती है हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, हमारी कल्चर के लिए, तो इसलिए एक्लिप्सिस पे बात करना बड़ा जरूरी है। और पहले देखते हैं कि एक्लिप्सिस क्या है। तो निशा कह रही सुपरस्टिशन है, यस दैट्स ट्रू। तो पहले एक्लिप्सिस को देखो, तो एक्लिप्स क्या है। सोलर एक्लिप्स तब होता है जब मान लो सूर्य यहाँ पे चमक रहा है आकाश में, पृथ्वी यहाँ पे है, बीच में से चांद गुजरता है। बीच में से चांद गुजरता है तो थोड़ी सी देर के लिए चांद जो है सूर्य की रोशनी को रोक देता है। ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब सूर्य को ढक देता है थोड़ी सी देर के लिए, तो उसको हम सोलर एक्लिप्स बोलते हैं। ये ऐसी बात है कि मान लीजिए आप सूर्य की तरफ देख रहे हैं और रास्ते में से एक ट्रक सामने से गुजर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए ट्रक आपके सामने से गुजरा तो आप सूर्य थोड़ी देर ढक जाएगा। अब चांद जो है ट्रक से भी ज्यादा बड़ा है, तो चांद और ज्यादा टाइम लेगा और सूर्य के सामने से गुजर जाएगा, तो आपको थोड़ी देर के लिए सूर्य को ढका हुआ नजर आएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चांद की छाया आप पर पड़ेगी, पृथ्वी पर पड़ेगी। पृथ्वी पर जहां पे भी चांद की छाया पड़ेगी उस इलाके में सूर्य थोड़ी देर के लिए नहीं नजर आएगा। दिस इज व्हाट एन एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स इज दिस। तो पहली बात तो मुझे बताइए कि आप मान लीजिए सूर्य को देख रहे हैं, आप सूर्य को एक मिनट इसको हटा देती हूँ। तो पहली बात तो ये बताइए कि आप सूर्य को देख रहे हैं, सामने से एक ट्रक गुजर जाता है और आप थोड़ी देर के लिए सूर्य को, मान लो ट्रक बड़ा धीरे चल रहा है, या और आप हाथी सोच लो जो धीरे धीरे चल रहा है, वो सामने से गुजर जाता है, तो आप पे और आपके ऊपर हाथी की छाया पड़ती है, तो आप पे कोई खराब असर पड़ेगा क्या? नहीं ना, सूर्य जैसा था वैसा था, आप जैसे थे वैसे थे, सामने से कुछ गुजर गया तो उससे उसमें क्या खतरनाक बात है। ठीक है, अच्छा, तो सोलर एक्लिप्स यही है। सोलर एक्लिप्स का एक नुकसान है जिसपे मैं अभी आऊंगी, लेकिन वो हमारी आंखों से लिंक है, तो उस पर मैं आऊंगी। लेकिन अदरवाइज सूर्य वैसा ही है, आप भी वैसे ही हैं, और चंद्रमा भी वैसे ही है जैसा रोज होता है, तो उससे तो कोई और कुछ खराब प्रभाव पड़ने के चांस नहीं है ना। अब लूनर एक्लिप्स भी देख लेते हैं। ये सोलर एक्लिप्स था। अब लूनर एक्लिप्स में क्या है कि इसका उल्टा हो रहा है, मतलब चंद्रमा घूम रहा है, तो चंद्रमा चमक रहा था, लेकिन वो पूर्णिमा पोजीशन पे है जब, तो उस समय सूर्य के सामने, मतलब सूर्य मतलब या चंद्रमा के सामने रादर पृथ्वी आ गई। पृथ्वी अपने रास्ते पे चल रही, पृथ्वी थोड़ी देर वहां से गुजर गई, तो थोड़ी देर के लिए चंद्रमा पे रोशनी नहीं पड़ी, या चंद्रमा पे पृथ्वी की छाया, तो चंद्रमा थोड़ी देर के लिए ढक गया। ये लूनर एक्लिप्स है, यानी चंद्र ग्रहण है। तो यहाँ पे भी चंद्रमा के आगे पृथ्वी गुजर गई, या एक हाथी गुजर गया आपकी आंखों के सामने से, या और कोई बड़ी चीज सोच लीजिए, एक हवाई जहाज गुजर गया, उससे चंद्रमा पे कोई असर थोड़ी ना पड़ जाएगा, या आपके ऊपर कोई खराब असर थोड़ी ना पड़ जाएगा।
जस्ट ये है कि थोड़ी देर वो चीज नहीं नजर आई, दैट्स इट, या छाया पड़ गई। तो असल में तो एक्लिप्स सिर्फ यही है, ठीक है। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि देखो आप देख रहे हो ना कि अगर मैं इसको अपने टैब पे दिखाऊं, तो टैब पे दिखाते हैं, तो देखो अगर ये चंद्रमा है तो मतलब तीनों अपनी एक एक स्ट्रेट लाइन में जब आते हैं तब एक्लिप्स होता है ना। अगर पृथ्वी से वाले इधर से देख रहे हैं और यहाँ बीच में चंद्रमा आ गया, ये सूर्य है, तो मतलब चंद्रमा अपने रास्ते में ऐसे से चलता चलता ऐसे सामने से गुजर गया तो सूर्य थोड़ी देर के लिए ढक जाएगा पृथ्वीवासी, है ना। तो यानी ये सूर्य ग्रहण, चंद्रमा यहाँ से गुजरा और ये सूर्य ग्रहण। हर बार सूर्य ग्रहण तभी होगा जब चंद्रमा अपनी इस पोजीशन पे होगा। ये कौन सी पोजीशन है? ये चंद्रमा की कौन सी पोजीशन है? नहीं, चंद्रमा की जो मैंने पोजीशंस बताई थी ना, अमावस्या, राइट, अमावस्या पोजीशन है या न्यू मून पोजीशन है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है, क्योंकि अमावस्या को ये सिचुएशन आ सकती है ना, कि मतलब तीनों एक लाइन में आ जाए और चंद्रमा जो है थोड़ी देर के लिए ऐसे गुजरे तो उतनी देर में सूर्य को ढके। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। इसी तरह चंद्र ग्रहण ये है कि पृथ्वी यहाँ है तो चंद्रमा यहाँ से गुजर रहा है तो थोड़ी देर के लिए आ जाती है, ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं और चंद्रमा को पृथ्वी की छाया ढक लेती है या पृथ्वी उसके सामने आ जाती है, तो पृथ्वी पे बैठे लोगों को चंद्रमा जो है थोड़ी देर के लिए काला नजर आता है या ढका हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ये चंद्र ग्रहण, और आप देख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण इस समय चंद्रमा पूर्णिमा वाली पोजिशन पे है ना। तो यानी पूर्णिमा को ही अगर मैं लिखूं, ये पूर्णिमा है और ये अमावस्या है। तो अमावस्या को खाली ये सूर्य ग्रहण हो रहा है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं हो रहा, हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? आखिर देखने में तो लग रहा है कि तीनों अभी भी लाइन में, हर बार हर अमावस्या पे लाइन में आ रहे हैं और यहाँ लग रहा है हर पूर्णिमा भी लाइन में आ रहे हैं। तो हर बार, अच्छा, तो निशा ने यही पूछा कि अमावस्या एंड एक्लिप्स आर डिफरेंट थिंग्स। अमावस्या को ही, अमावस्या और पूर्णिमा को ही एक्लिप्सेस हो सकते हैं, कभी जो है वो लाइन में आते। देखो ना, और टाइम पे तो कभी लाइन में आने का सवाल ही नहीं है। बाकी आप चांद का की सारी पोजीशन दूसरी देख लो तो तीनों लाइन में नहीं, लाइन में आते हैं तीनों, ये स्ट्रेट लाइन में अभी आते हैं या अभी आते हैं। तो पूर्णिमा या अमावस्या को ही एक्लिप्स हो सकते हैं, है ना। अर्थ देखो रोटेट कर रही है, अर्थ तो यहाँ ऐसे रोटेट कर रही है, और अर्थ अगर यहाँ पे भी आएगी तो चंद्रमा उसके चारों तरफ रोटेट कर ही रहा है, तो कब मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन में अभी भी देखो स्ट्रेट लाइन है ना। तो अर्थ रोटेट और रिवॉल्व कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन चांद उसके चारों तरफ घूम रहा है ना। तो चांद, ये अर्थ यहाँ है तो चांद ऐसे घूम रहा है इसके चारों तरफ। तो खाली यहाँ पे लाइन में आए, यहाँ पे लाइन में आए, अर्थ थोड़ी आगे बढ़ गई तो अब देखो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो यहाँ लाइन में आए, यहाँ लाइन में आए। तो हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या पोजिशन में ही लाइन में आते हैं, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई? तो अब ये जब क्लियर हो गया कि पूर्णिमा और अमावस्या में को ही लाइन में आते हैं, तो पूर्णिमा अमावस्या को ही ग्रहण होते हैं, लेकिन हर पूर्णिमा और हर अमावस्या पे ग्रहण नहीं होता। क्यों? अब ये दूसरा पेचीदा मामला है, और विश्वास मानिए कि जब भी मैं बच्चों को चंद्रमा की पोजीशंस बता रही होती हूँ, हर बार बच्चे सबसे पहले पूछ लेते हैं, अच्छा तो फिर एक्लिप्स क्यों नहीं हो रहा? मतलब मैं एक्लिप्स तक आती हूँ उससे पहले ही बच्चे पूछ लेते हैं कि तो एक्लिप्स हो जाना चाहिए था, तीनों एक लाइन में आते। उन्होंने पहले ही सुना होता है कि एक लाइन में आते हैं तो एक्लिप्स होता है। तो कहते हैं कि पूर्णिमा पे और अमावस्या पे हर बार एक्लिप्स क्यों नहीं होता? तो एक्लिप्स जो है हर पूर्णिमा पे नहीं होता, हर अमावस्या पे नहीं होता, दैट इज द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम इसलिए है कि उसको मैं बोर्ड पे भी दिखाती हूँ और अदरवाइज अपने स्क्रीन पे भी दिखाऊंगी। बोर्ड पे दिखाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि इन दोनों का की हाइट बदलनी पड़ेगी। तो दोनों मतलब सेम हाइट पे नहीं, तो मैं अर्थ को जो है
अर्थ को मैं थोड़ा नीचे रखता हूँ। अगर मान लो अर्थ थोड़ा सा नीचे है और चांद थोड़ा ऊंचा है, ये इसको आपको मतलब यहाँ पे ऊंचा नीचे शायद इतना नहीं दिख रहा होगा, मैं और ऊंचा कर दूं तो शायद आपको दिख जाए, क्योंकि आपको हम ऊपर से दिखा रहे हैं, नहीं तो हम साइड से दिखाएंगे। साइड से दिखा दें, साइड से दिखाते हैं। तो या तो मतलब you can show from yours। हम इसको साइड से दिखाते हैं, दोनों सेम लेवल पे अगर नहीं है। मैं ये असीस अपने उससे दिखा रही है, तो असीस को मैं स्पॉटलाइट कर रही हूँ। तो ये आप देख रहे हैं दोनों सेम लेवल पे नहीं, अर्थ नीचे है, मान लीजिए चंद्रमा ऊपर है और लाइट इधर से पड़ रही है, तो जो है अर्थ अगर चाहेगी भी तो अर्थ इसकी चंद्रमा की लाइट नहीं रोक सकती। ये दिख रहा है, दिख तो रहा है आपको, ये दिख रहा है कि चंद्रमा की लाइट रुक नहीं पा रही, क्योंकि दोनों सेम लेवल पे, दोनों बराबर के लेवल पे नहीं, अर्थ थोड़ी नीचे है और चंद्रमा थोड़ा ऊपर है, मतलब इसको थोड़ा सा वो, हाँ ऐसे उठाओ, दोनों सेम लेवल पे नहीं, मतलब ये लाइट पड़ तो रही है पर अर्थ चंद्रमा की लाइट नहीं रोक पा रही है, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा ऊंचा है ना। ये दोनों अगर ऊंचे नीचे हैं तो तीनों की लाइन सेम हो भी तो भी वो मतलब लाइट नहीं रोक पाते हैं। तो बेसिकली बात ये है, ये सेम लेवल पे नहीं रहते हमेशा, तीनों सेम लेवल, मतलब अर्थ और मून सेम लेवल पे आते हैं तभी एक्लिप्स हो सकता है, सेम लेवल पे नहीं रहते। तो कभी मून ऊंचा हो सकता है, कभी नीचा हो सकता है। और क्यों ऊंचा नीचा होता है, मतलब ये, अच्छा निशा कह रही है एक बार और दिखाएं, तो एक बार और दिखा देते हैं। 80 को मैं फिर से स्पॉटलाइट करती हूँ। ये असीस का कैमरा है, तो ये ये रही अर्थ, ये रहा मून और ये रहा हमारा सन, सनलाइट इधर से आती है, ठीक है। और मैं जो है सनलाइट को टॉर्च से दिखा रही हूँ। तो क्योंकि ये दोनों, ये टॉर्च में ऐसे रख देती हूँ, आपको टॉर्च दिख रही है, दोनों सेम लेवल पे नहीं है, इसलिए अर्थ जो है चंद्रमा की लाइट नहीं रोक पाती। और अंधेरा कर देगा, और अंधेरा करने से शायद क्लियर हुआ आपको। ये देखिए, मतलब मैंने टॉर्च डाली हुई है, लेकिन अर्थ जो है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हाइट्स पे हैं, तो इसलिए मतलब दोनों ये सेम लाइन में भी है, लेकिन तब भी मतलब वो नहीं रोक पा रही है, मतलब अर्थ जो है मून की लाइट नहीं रोक पा रही। अगर मून ऊंचा हो या नीचा हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो एक्लिप्स नहीं हो पाएगा। राइट, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि मतलब अगर मून अर्थ से थोड़ा ऊंचाई पे हो या नीचाई पे हो तो वो नहीं रोक पाएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि एकदम तीनों के तीनों सेम लाइन में हो। तो मैं ये चीज अब आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी, मतलब ये हर बार एक्लिप्स क्यों नहीं होता, कि क्योंकि ये मून की जो ऑर्बिट है वो थोड़ी टिल्टेड है, जरा सा ही टिल्ट है, 5 डिग्री का टिल्ट है। लेकिन मतलब आप ये देख रहे हैं कि सन इस पिक्चर में, मेरा स्क्रीन दिख रहा है, इस पिक्चर में लाइट लेफ्ट हैंड साइड से आ रही है, तो आप देख रहे हैं अर्थ भी लिट है और चंद्रमा भी लिट है, और चंद्रमा अपनी पूर्णिमा पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी चंद्रमा की लाइट इसलिए नहीं रुक रही है क्योंकि वो थोड़ा सा ऊंचा है अपने ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिट में थोड़ा सा ऊंचा है, ऑर्बिट हल्की सी टिल्टेड है, इसलिए वो ऊंचा है, इसलिए उस तक पूरी लाइट पहुंच रही है। तो इस पूर्णिमा पोजीशन में एक्लिप्स नहीं होगा। इसी तरह अमावस्या पोजीशन में भी, हाँ मून इस समय स्लाइटली अपवर्ड है, तो
तो मून की टिल्टेड ऑर्बिट जो है ये यहाँ पे ऐसे दिखाई गई है कि देखो यहाँ येलो सन दिख रहा है, ये अर्थ दिख रही है, और मून दिखाया जा रहा है कि अपनी ऑर्बिट पे मतलब चला हुआ है जैसे अर्थ मूव कर रही है। तो मून अगर इन दोनों रेड डॉट्स में से कहीं पे होगा अपनी ऑर्बिट में, तब तो एक्लिप्स पड़ेगा, ये चाहे इस रेड डॉट पे या इस रेड डॉट पे, लेकिन और कहीं होगा तो एक्लिप्स नहीं पड़ेगा, राइट? ये बात आपको दिख रही है? जब इस रेड डॉट पे होगा तब वो अमावस्या वाली पोजीशन होगी और तब फिर सूर्य ग्रहण पड़ेगा। जब इस रेड डॉट पे होगा तब वो पूर्णिमा पोजीशन पे होगा और तब एक्लिप्स पड़ जाएगा, क्योंकि तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। लेकिन और कहीं पे किसी भी सिचुएशन में ये एक्लिप्स पड़ने की स्थिति नहीं आती है। ये रेड डॉट्स जो हैं दो, ये दो पोजीशंस हैं, मतलब स्काई में दो पोजीशंस हैं, और इनके बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम, हमारी कल्चर में इनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। क्या आप गेस कर सकते हैं? हमारी नहीं नहीं नहीं, पूर्णिमा अमावस्या तो नॉर्मल नाम है फुल मून के लिए और जीरो मून के लिए, लेकिन ये दो डॉट्स, रेड डॉट्स, जहां पे एक्लिप्स पड़ते हैं जरूर, जब भी मून उन दो डॉट्स पे आता है एक्लिप्स होते हैं, तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। अच्छा, आप लोग गेस मार रहे हैं, नक्षत्र नहीं, राहु एंड केतु। आशा कुमारी ने कहा राहु एंड केतु, एग्जैक्टली। राहु एंड केतु वो मतलब दो दो पोजीशंस हैं जिन पे जब भी चंद्रमा आता है तो एक्लिप्स होता है। तो मतलब हो सकता है, ये गेस है मेरा कि एस्ट्रोनॉमर्स ने ऐसा कहा होगा पुराने समय में, हमारी हिस्ट्री में एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा होगा कि चंद्रमा राहु पे हो या केतु पे हो तो एक्लिप्स हो जाता है। और लोगों ने उसको क्या समझा, राहु और केतु दो राक्षस हैं, जब चंद्रमा को खा लेते हैं तो ग्रहण होता है। तो राहु और केतु को राक्षस माना गया। राक्षस मानना तो देखिए ले पर्सन्स का था, वर्ष उससे ज्यादा गड़बड़ बात यह है कि राहु और केतु को ज्योतिषियों ने तो प्लैनेट्स बना दिए। तो हमारे ज्योतिषी जो हमारी वो बनाते हैं, कुंडलियां बनाते हैं, उसमें राहु केतु को दो दो प्लैनेट्स बताया गया, और राहु और केतु के हिसाब से कभी हमारे ऊपर दुष्प्रभाव दिखाया जाता है वगैरह वगैरह। तो मतलब ये है कि एक्चुअल साइंस को बिगाड़ के उसकी ऐसी तैसी करना तो मतलब सारी हिस्ट्री में ही रहा है, जारी था और जारी है कि आप एक्चुअल नॉलेज को जब समझ में आ भी गई, इंसानों में से किसी हिस्से ने समझ भी लिया उसको, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के उसका कचरा करना जो है वो हमेशा जारी रहता है। तो वो राहु केतु के साथ भी है, ग्रहणों के साथ भी है। तो हाँ, नीलम क्या है, इसका ओल्ड और न्यू से संबंध नहीं। नीलम कह रही है कि पुराने लोगों को जितनी भी आप नॉलेज दे दीजिए वो नहीं समझते। इसका नए और पुराने से संबंध नहीं है, इसका संबंध इस बात से है कि कितने लोगों ने अपना दिमाग ओपन माइंडेड रखा है और कितनों ने बंद कर दिया। मतलब मुझे तो बहुत सारे यंगस्टर्स भी मिलते हैं, उनको आप कुछ भी समझा दो, उन्होंने अपना दिमाग बंद कर रखा है तो बंद कर रखा है। अब बुरा मत मानना, तुम में से पता नहीं कितनी लड़कियां हैं जो करवा चौथ कर रही करती होंगी, और आजकल तो हद कर दी है लड़कियों ने, शादी से भी पहले करवा चौथ, पतिदेव की पूजा, पतिदेव के लिए व्रत रखना। अरे भाई, दुनिया इक्वालिटी में कहाँ चली गई है, और आप लोग जो है आपको पुराने पुराने उन मतलब रीति रिवाज से चिपके पड़े हैं, और चिपके पड़े नहीं है, चिपक रहे हैं क्योंकि मूवीज दिखाती हैं, एडवर्टीजमेंट दिखाता है, मीडिया दिखाता है, मीडिया को बेचना है, सामान बेचना है, इसलिए वो त्योहारों के ढिंढोरे पीटता है, और हमारी लड़कियां उसको अडॉप्ट कर रही है। यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ मैं पुराने लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, सॉरी। मतलब जब मैं यंगस्टर थी तब लड़कियां करवा चौथ नहीं किया करती थी, ये तुम लोग कर रहे हो। तो इसलिए ये छोड़ दो कि पुराने लोगों को समझाया नहीं जा सकता। बात ये है कि आपने अपने दिमाग में कितने कितने फ्रेश आइडियाज को आने के लिए खिड़कियां खुली रखी हैं, वन। नंबर टू,
आप कितना क्वेश्चन करना सीखे हैं। आपको जो कुछ कचरा बोला जाता है उसमें से कितने कितने पे आप सवाल उठाते। तो इसका पुराने नए से कोई संबंध नहीं। एनी हाउ, देखिए बात ये है, देखिए हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, हम क्यों सीखते हैं, क्यों व्हेन आर वी एजुकेटेड, व्हेन वी यूज आवर हेड्स। हमारे सबके हेड्स में बहुत कैपेसिटी है। वी हैव बीन गिवन एन इनॉर्मस रीजनिंग कैपेसिटी, इनॉर्मस। इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस। अब उसे हम यूज करें या नहीं करें तो हमारी चॉइस है ना। हम रीजनिंग अपने यूज ना करें, फिर हम आसपास का कुछ भी आलतू फालतू हमें लोग कहते हैं हम विश्वास कर लें, तो दैट्स आवर फॉल्ट। एनीवे, चलिए। तो दीपशिका कह रही है इट्स ट्रेंडिंग नाउअडेज। देखो इस तरह के ट्रेंड्स पूरी हिस्ट्री में आते रहे और जाते रहे, पूरी हिस्ट्री में, और टुडे आल्सो साइंटिस्ट या नॉलेजेबल लोग रहे हैं, आज भी हैं, पहले भी। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी रहे हैं जो दिमाग बंद करके जीते हैं और पूरी जिंदगी जीते हैं। They are both kinds of people. It is your choice what you want to become, right? तो चलो वापस आते हैं राहु केतु पे। तो these are राहु केतु इंटरेस्टिंगली। और यहाँ पे देखो इस डायग्राम में ये दिखाया गया है। आप इस डायग्राम को मैं स्क्रीन पे छोड़ रही हूँ थोड़ी देर, ध्यान से देखो कि लेफ्ट राइट साइड पे जो पोजीशन और लेफ्ट साइड पे पोजीशन जो दिखाई गई है उसमें बिकॉज ऑफ द मून की टिल्टेड ऑर्बिट की वजह से ग्रहण नहीं हो सकते हैं। आप देख रहे हो छायाएं कहाँ जा रही, लेकिन जो अबव एंड बिलो दो पोजीशंस हैं उसमें वो पूरी ग्रहण वाली पोजीशंस होंगी, ऐसा आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, है ना। तो जब भी ग्रहण वाली पोजीशंस आती हैं तब वो मून की, वो ग्रहण वाली पोजीशंस तब आती हैं जब मून की टिल्ट का फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों की लाइन में, इन तीनों की लाइन में मून की टिल्ट का फर्क नहीं पड़ रहा है तो ग्रहण पड़ जाएगा। लेकिन जब इन तीनों की लाइन में, ये इनकी लाइन देखो यहाँ बन ही नहीं रही क्योंकि मून की टिल्ट इस तरह से है, 5 डिग्री टिल्ट इधर भी और इधर भी, ठीक है। इस पे एक एनिमेशन भी है। ये एनिमेशन शुरू में तो अच्छा है, बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं इसका थोड़ा सा ही पार्ट दिखाऊंगी आपको। बाद में ये बहुत कॉम्प्लेक्स मामले में चला जाता है विच इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। ये जो असेंडिंग नोड डिसेंडिंग नोड राहु केतु है, बेसिकली ये दिखा रहा है कि मून मून देखो तेजी से यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। तो जब भी मतलब मून असेंडिंग और डिसेंडिंग नोड्स पे है तो तब ग्रहण आते हैं। मतलब असेंडिंग नोड और डिसेंडिंग नोड पे है और तीनों लाइन में, दोनों चीज होनी चाहिए। बेसिकली ये जो लाइन है असेंडिंग नोड्स और डिसेंडिंग नोड्स की, ये जब सन की तरफ है। तो मैं इसको यही रोक रही हूँ क्योंकि मतलब काइंड ऑफ गेट्स कॉम्प्लिकेटेड। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छा यहाँ से समझ में आता है, राइट। ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जो है बस मुझे आज के लिए खाली एक ये क्वेश्चन लेना है, उसके बाद वील स्टॉप फॉर टुडे, फिर कल हम दूसरे टॉपिक्स पे आएंगे। व्हाट डू यू थिंक, आर एक्लिप्स हार्मफुल, एक्लिप्सेस हार्मफुल? तो दो लोगों ने तो कहा यस, निशा ने कहा फॉर आइस। और क्या सोचते हैं? निशा कह रही है फूड का पता नहीं, प्रियंका कह रही है आइस। यस फॉर आइस, ओके। तो पहली बात तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि
जैसे मैं कह रही थी आपसे कि मतलब आपके सामने से कोई ट्रक गुजर जाए या एक हाथी गुजर जाए तो उसकी वजह से सन छिप जाए या मून छिप जाए या डार्क हो जाए, मतलब उस पर शेडो पड़ जाए, तो उससे तो उससे तो कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब लोग अजीबो गरीब बातें बोलते हैं हमारे यहाँ, और ऐसा ही नहीं, अच्छे खासे पहुंचे हुए लोग, मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, अच्छे खासे इस्टेब्लिश लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं वो नाम भी दे देती हूँ, जो सदगुरु हैं जग्गी वासुदेव, उनके जैसे लोग भी अजीबो गरीब टेढ़ी मेढ़ी बातें बोलते हैं कि एक्लिप्स के दौरान तरह तरह की गैसेस निकलती हैं, स्पेशल गैसेस निकलती हैं, स्पेशल रेडिएशन निकलता है, जिससे स्किन पे प्रभाव, फूड पे प्रभाव, प्रेग्नेंट वुमेन पे प्रभाव, इस पे प्रभाव, उस पे प्रभाव। अब बोलो, अगर एक सिंपल सी एनालॉजी दें कि अगर सामने से हाथी गुजरा तो क्या सन में कुछ चेंज हुआ या मून में कुछ चेंज हुआ? क्या उनमें तो कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ, उनकी किरणों में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसी किरणें आती थी वैसी ही किरणें थोड़ी देर के लिए रुक गई। अगर किरणों के रुकने से नुकसान होता तो फिर हर रात को नुकसान होना था, रात को हमें सन नहीं नजर आता, बहुत बार मून नहीं नजर आता, तो भी हमें नुकसान होना था, वो सब कुछ नहीं होता है। तो मतलब बाकी सब कुछ खाने पे प्रभाव, शरीर पे प्रभाव से लेके प्रेग्नेंट वुमेन पे प्रभाव, पेट के गर्भ के बच्चे पे प्रभाव, हमारी लाइफ पे प्रभाव, सब कुछ नॉनसेंस है, कंप्लीट अनअडल्ट्रेटेड नॉनसेंस। देखो, गलत को गलत कहना चाहिए और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए। ट्रुथ से हमें इतना ज्यादा नहीं डरना चाहिए, नहीं तो हम सब हर तरह की फालतू बातें मानते, हर तरह की फालतू बातें सुनते हैं और मानते रहते हैं, और कोई स्टैब्लिश्ड व्यक्ति, फेमस व्यक्ति बोल दे तो और ज्यादा मानते। वो बड़े कह रहे हैं, छोटे कह रहे हैं, स्टैब्लिश्ड व्यक्ति कह रहा है, अथॉरिटी फिगर कह रहा है, रिलीजियस व्यक्ति कह रहा है, ये कह रहा है, वो कह रहा है, कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, पीएम कह रहा है, या मिनिस्टर कह रहा है, या जो भी कह रहा है, इट डजंट मैटर। ट्रुथ इससे नहीं तय होता है कि कौन कह, ठीक है, मैं कह रही हूं तो भी नहीं। तो सीधे सीधे फिर निशा ने पूछा कि फिर हमें स्पेशल ग्लासेस सोलर एक्लिप्स में क्यों चाहिए? लूनर एक्लिप्स में, चंद्र ग्रहण में कोई ग्लासेस नहीं चाहिए। चंद्रमा को जितनी मर्जी तक ताकिए, चंद्रमा तो वैसे ही बेचारा नुकसान नहीं करता। चंद्रमा को आप जो है 10 घंटे बैठ के, आप लवर्स बैठ के ताकते रहिए, चंद्रमा कुछ नहीं करेगा। लेकिन सूर्य हमारे लिए वैसे भी नुकसानदेह है। एक बात समझनी पड़ेगी कि सूर्य इतना ज्यादा तेज है कि अगर आप बैठ के सूर्य को आप जिद कर दें कि हम सूर्य को निहारते रहेंगे तो आपकी आंखों को जला सकता है। आप कहें नहीं तो हम तो सूर्य को देखेंगे ही देखेंगे, जबरदस्ती बैठ के देखेंगे, तो सूर्य आंखों को, रेटिना को जला देता है। सूर्य की रोशनी आंखों के लिए बहुत ज्यादा तेज होती है। सूर्य को लगातार ताकते रहना वैसे ही नहीं ठीक है। आपने देखा, आप धूप में जाते तो आपकी आंखें कैसी हो जाती है? मिचमिचा जाती हैं, और आंखें के पहले तो आंखों की पलकें अपने आप को सिकोड़ती हैं, और दूसरा जो हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती है अपने आप को, वो हमारी आंखों की पुतलियां यानी प्यूपल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो आंखों के अंदर का जो काला सा छोटा सा छेद होता है, जिसको हम पुतली या प्यूपल कहते हैं, जिससे लाइट अंदर जाती है, ये छेद हमारी आंख छोटा या बड़ा करती है जरूरत के हिसाब से। तेज रोशनी में ये प्यूपल बहुत छोटा हो जाता है। बिल्लियों में तो ये चीज बहुत साफ दिखती है, बिल्ली के प्यूपल गोल नहीं होते, लेकिन बिल्लियों में ये चीज बहुत साफ दिखती है। लेकिन हमारी आंखों में भी, आप शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंख पे टॉर्च डाल के देख लीजिए, आपका प्यूपल छोटा हो जाएगा। तेज रोशनी में छोटा होता है, और अंधेरे में प्यूपल बड़ा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ती है देखने के लिए, ज्यादा रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो आम तौर पे अगर आप सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य तो आपकी पुतली जो है या प्यूपल एकदम सिकुड़ के अपने आप की अपनी रक्षा करती है, आपकी आंख आपकी रक्षा करती है। लेकिन एक्लिप्स के वक्त आंख को धोखा हो जाता है। एक्लिप्स के वक्त आंख को धोखा क्यों हो जाता है कि
एक्लिप्स के वक्त, सोलर एक्लिप्स के वक्त सूर्य कटता जाता है, छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है और लाइट घट जाती है। लाइट घट जाती है तो आंख की पुतली बड़ी रहती है, लेकिन जो थोड़ा सा सूर्य भी दिख रहा है, थोड़ा सा भी सूर्य का 1/10 भी दिख रहा है, उससे कम 1/20 भी दिख रहा है, उतना सा सूर्य की रोशनी भी अगर आंख की पुतली बड़ी है और उसके अंदर उतनी रोशनी भी जाती रहे तो कुछ सेकंड में आपके रेटिना को जला दे, डैमेज कर दे। उतनी सूर्य की रोशनी भी हार्मफुल है। तो केवल और केवल सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से सिर्फ तब देखा जा सकता है जब सूर्य पूरा काला हो चुका है, पूरा ढक जाए, अगर टोटल ढक जाए तब देख सकते हैं कुछ मिनटों के, जब टोटल सोलर एक्लिप्स पूरा हो जाए तब। अदरवाइज आंखों से, सीधी आंखों से उसको नहीं देखा जाना चाहिए सोलर एक्लिप्स को। उसके अलावा एक्लिप्सिस का कोई असर ह्यूमन बॉडी, फूड, प्रेग्नेंट वुमेन और स्किन या किसी और चीज पे नहीं है, कुछ नहीं है, कोई स्पेशल रेस, कोई गैस, कुछ नहीं निकलती है। सूर्य जैसा था वैसा है, जैसा होता है उसमें भी वो आंखों के लिए डेंजरस है। ये चीज समझनी जरूरी है। अपनी फुल कैपेसिटी में सूर्य बहुत ज्यादा तेज है। फुल कैपेसिटी छोड़िए, शाम का सूरज भी लगातार नहीं टकटकी लगाकर नहीं देखना चाहिए, तब भी वो आंखों के लिए सेफ नहीं। तो दैट इज ऑल। अदरवाइज एक्लिप्सिस का कोई नुकसान नहीं है और मतलब